पिछले कुछ सालों से एक नया वर्ड पंखों के मामले में सुनने में आ रहा है जिसको बोलते हैं BLDC फैन। अब पहले क्या होता था, हम दुकान पर जाते थे, कोई पंखा हमें खरीदना होता था, हम दुकान वाले से बोलते थे एक बढ़िया कंपनी का पंखा दिखाओ। दो चार ब्रांड्स के नाम हमें पता थे, दुकान वाला वो पंखा दिखाता था। हम वारंटी चेक करते थे, यार वारंटी कितनी मिल रही है, 1-2 साल की वारंटी मिल रही है, ब्रांड अच्छा है, पंखा ले आते थे। और उस टाइम के जो पंखे होते थे वो 2 साल की वारंटी के हों चाहे 3 साल की वारंटी के हों, 5-10 साल 15 साल तक भी आराम से चल जाते थे। काफ़ी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे मेरे घर पर 20 साल पुराना पंखा लगा हुआ है, अभी तक चल रहा है। लेकिन पिछले 2-4 साल से एक नए तरीके का पंखा सामने सुनने में आ रहा है, BLDC फैन। तो ये BLDC फैन क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं, ये नॉर्मल फैन से अलग कैसे है, इसके अंदर क्या चीज़ लगी हुई है। आज इस वीडियो में मैं आपको BLDC फैन के बारे में सारी जानकारी दूंगा। कैसे ये बनता है, क्या ये होता है, नॉर्मल फैन से ये अलग कैसे है, किस तरीके से ये काम करता है, इसकी प्राइस रेंज कितनी होती है, और क्या आपको ये खरीदना चाहिए या फिर जो नॉर्मल फैंस आपको मिल रहे हैं वही लेने चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। BLDC फैन को समझने से पहले नॉर्मल जो सीलिंग फैन होता है उसको समझते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बाहर से अगर आप देखेंगे तो बाहर से आपको एक शाफ्ट दिखाई देगा, जो उसका डंडा होता है, रोड होती है जिस पे फैन टंगा होता है। बीच में उसके एक सर्कुलर प्लेट होती है और साइड में 3 ब्लेड्स कनेक्टेड होती हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, तो जो शाफ्ट होती है वो तो रोड होती है, और अंदर जो बीच में सर्कुलर प्लेट होती है उसके अंदर आपको एक वाइंडिंग टाइप की मोटर नज़र आती है। तो उस मोटर के अंदर के जो पार्ट हैं उनमें से एक स्टेटर पार्ट होता है, एक रोटर पार्ट होता है। स्टेटर पार्ट वो वाला पार्ट होता है जो एक जगह पर स्टेशनरी रहता है, वो घूमता नहीं है। रोटर पार्ट वो वाला पार्ट होता है जो घूमता है। और स्टेटर पार्ट में करंट सप्लाई किया जाता है। जब उसमें करंट सप्लाई किया जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, और जो रोटर वाला पार्ट है वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। अब आप मेरे से बहस करने मत आ जाना कि यार ऐसे नहीं काम करता, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ये मैं आपको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो आपको समझ में आया। स्टेटर पार्ट होता है, रोटर पार्ट होता है। स्टेटर पार्ट को करंट सप्लाई करते हैं, वहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, और रोटर पार्ट घूमना स्टार्ट हो जाता है और आपका पंखा चलना स्टार्ट हो जाता है। कैपेसिटर एक छोटा सा पार्ट लगा होता है पंखे के ऊपर, उसका काम क्या होता है, जो रोटर वाला पार्ट है वो अपने आप घूमना नहीं स्टार्ट होता, उसको शुरू में हल्का सा पुश चाहिए होता है। तो कैपेसिटर हल्का सा पुश आपके पंखे को प्रोवाइड कर देता है, ये काम होता है कैपेसिटर का। और एक रेगुलेटर आपने देखा होगा जो स्विच बोर्ड में ही लगा होता है पंखे के स्विच के बगल में, जिससे आप उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, पंखा जो है आपका 230-240 वोल्टेज जितनी उसको मिल रही है, आपके घर की सप्लाई जितनी आ रही है उतनी वोल्टेज पे काम करता है। तो वहाँ पर रेगुलेटर क्या करता है कि उसमें जो वोल्टेज सप्लाई है उसको कम ज़्यादा करता है, जिससे कि उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पंखे का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, रेगुलेटर का काम समझ में आ गया, कैपेसिटर का काम समझ में आ गया। तो ये पंखे वाला मॉडल अच्छा था। इसमें दिक्कत क्या थी, यहाँ पर 3 दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहली पावर कंजम्पशन। ये जो नॉर्मल पंखा आपके घर पर लगा हुआ है ये 70 से 75 वॉट का होता है, यानी कि इतनी पावर ये कंज्यूम करता है। अब आप कहेंगे ये तो ज़्यादा नहीं है, नहीं होगी ज़्यादा यार, लेकिन याद कीजिए कुछ सालों पहले तक हम सबके घरों पर पीले वाले बल्ब लगे होते थे जो 100 वॉट के होते थे। उस टाइम पर आप ये भी बोलते कि यार 100 वॉट ज़्यादा नहीं होता, AC ज़्यादा बिजली फूंकता है। लेकिन आज की डेट में आपको 9-10 वॉट के सेम बल्ब मिल जाते हैं, LED बल्ब, जो उतनी ही रोशनी प्रोवाइड कर देते हैं। यानी कि कोई चीज़ अगर ज़्यादा वॉट की है तो आप हमेशा ट्राई करेंगे यार कम वॉट में ऐसी चीज़ हमें मिल सकती है जो सेम काम करे या नहीं। तो ये नॉर्मल पंखे जो होते हैं वो 70 से 75 वॉट के होते हैं, पहली समस्या। दूसरी समस्या क्या है, जब ये घूमते हैं तो इनकी मोटर में हीट पैदा होती है। हीट से क्या होता है कि जो कॉपर की जो वाइंडिंग उसमें हो रखी है वो जल जाती है, फूक जाती है। जो आपने सुना होगा मोटर फूक गई, वो यही चीज़ होती है, पंखा फूक जाता है। दूसरी समस्या कि ये हीट पैदा करते हैं। तीसरी समस्या ये है कि ये एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस नहीं है। आप इसमें कोई बढ़िया फीचर्स नहीं डाल सकते, आप इसको रिमोट से नहीं ऑपरेट कर सकते, आप इसमें कुछ स्मार्ट फीचर्स नहीं डाल सकते, आप अपने फ़ोन से नहीं ऑपरेट कर सकते। आजकल आपने देखा होगा आसपास आपके सारी चीज़ें फ़ोन से ऑपरेट वाली होने लगी हैं, लेकिन इसमें आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो ये 3 सबसे बड़ी समस्याएं थी। तो इन तीनों ही प्रॉब्लम का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन सामने निकल कर आया BLDC फैन। BLDC की फुल फॉर्म होती है ब्रशलेस डायरेक्ट करंट फैन, यानी कि इसमें DC मोटर का यूज़ हुआ है। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, आपके घर के जितने भी अप्लायंसेज हैं इन सब के अंदर AC कंपोनेंट्स का यूज़ होता है, और ये AC करंट के ऊपर चलने के लिए बने हैं। आपके खंबे से जो करंट आ रहा है वो AC करंट होता है। दूसरे टाइप का करंट होता है DC करंट, जो कि आपकी बैटरी में स्टोर होता है। आप अपने अप्लायंसेज को DC करंट पर डायरेक्टली नहीं चला सकते, अगर आप चलाने की कोशिश करेंगे तो ये अप्लायंसेज ख़राब हो जाएंगे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे बैटरी के करंट पे भी तो ये सारे अप्लायंसेज चलते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्वर्टर का यूज़ होता है। इन्वर्टर आपके बैटरी से DC करंट लेता है, उसको AC में कन्वर्ट करता है और आगे आपके अप्लायंसेज तक पहुँचाता है। इस तरीके से ये काम करता है। तो इस फैन में DC मोटर का यूज़ हुआ है। अब आप फिर कहेंगे कि अगर DC मोटर का यूज़ हुआ है तो वो AC करंट पर कैसे काम कर जाएगी, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है,
डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया इन्वर्टर का यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो डीसी मोटर लगी है फैन के अंदर, उसके साथ एक छोटे से पीसीबी को कनेक्ट कर दिया जाता है। पीसीबी की फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और ये एक तरीके का सर्किट बोर्ड होता है जो आपने हर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में देखा होगा। इसमें सबसे बढ़िया बात ये होती है कि इसमें छोटे छोटे कैपेसिटर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो आप कह सकते हैं एक तरीके का छोटा सा कंप्यूटर है जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं कि भाई जिस डिवाइस के साथ तू कनेक्टेड है तेरे को उस डिवाइस से कैसे काम करवाना है। तो यहाँ पर छोटा सा ये पीसीबी बोर्ड लगा दिया जाता है और इसको बता दिया जाता है कि इस डिवाइस के साथ तुझे कैसे काम करना है। इसी पीसीबी बोर्ड में एक छोटा सा इन्वर्टर भी लगा होता है जिसको जब एसी सप्लाई मिलती है तो उसको डीसी में कन्वर्ट करता है और आगे मोटर तक पहुंचा देता है। तो आपकी मोटर चल जाती है डीसी करंट क्योंकि उसको मिलने लगा है। तो बीएलडीसी में डीसी का मतलब आपको समझ में आ गया। अब बीएल यानी कि ब्रशलेस का मतलब समझते हैं। उसके लिए पहले आप देखिए कि नॉर्मल डीसी मोटर किस तरीके से काम करती है। तो जैसे एसी मोटर में दो पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर, उसी तरीके से डीसी मोटर में भी दो पार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, जो नॉर्मल ब्रश्ड डीसी मोटर होती है उसमें जो रोटर पार्ट होता है उसमें वाइंडिंग करी गई, और जो स्टेटर वाला पार्ट है उसमें परमानेंट मैग्नेट लगा दी गई। परमानेंट मैग्नेट कैसे काम करती है वो मैं भी आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो रोटर है वो घूमने वाला पार्ट है, और घूमने वाले पार्ट को जब आपको करंट पहुंचाना होता है तो वहाँ पर आपको कार्बन ब्रश का यूज़ करना होता है। कार्बन ब्रश आपके रोटर वाले पार्ट को करंट पहुंचाता है, लेकिन कार्बन ब्रश खुद नहीं घूमता। तो कोई चीज़ जब आप एक मूविंग चीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर फिर से एक समस्या क्रिएट होती है। सबसे पहली, वो चीज़ कुछ टाइम बाद घिस जाएगी, ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगी। और क्योंकि वो मूव नहीं कर रही और दूसरी चीज़ जो उसके साथ कनेक्टेड है वो मूव कर रही है, तो वहाँ पर हीट पैदा होगी। तो ये प्रॉब्लम ऐसी की ऐसी बनी हुई थी। फिर किसी ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, स्टेटर वाले पार्ट को करंट दो, और क्योंकि वो स्टेशनरी पार्ट है तो वहाँ पर हमें ब्रश का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, कार्बन ब्रश का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो स्टेटर वाले पार्ट को करंट पहुँचाया गया, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया गया, और जो रोटर वाला पार्ट है उसको परमानेंट मैग्नेट बना दिया गया। अब परमानेंट मैग्नेट समझते हैं। नॉर्मल आपको एक मैग्नेट पता है कैसी होती है, उसमें दो एंड होते हैं, नॉर्थ और साउथ। और जब आप दो मैग्नेट्स को आपस में एक दूसरे के पास लाते हैं और अगर दो एंड आमने सामने हैं तो आपस में चिपकेंगे नहीं, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। इसी तरीके से अगर दो अपोजिट एंड आप एक दूसरे के सामने लाएंगे मैग्नेट के, तो वो एक दूसरे से चिपकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज़ लिया गया। जो रोटर वाला पार्ट है उसमें परमानेंट मैग्नेट लगा दी गई, जिसमें एक नॉर्थ एंड था और एक साउथ एंड। और जो स्टेटर वाला पार्ट है जो कि एक कॉपर की वाइंडिंग है, उसको करंट पहुंचा के उसको भी एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया गया। लेकिन वहाँ पर जो मैग्नेट बनी है उसको कंट्रोल किया जा सकता था। अब क्या होता है, जो मान लीजिए रोटर का साउथ एंड एक स्टेटर को फेस कर रहा है, तो उस स्टेटर में करंट पहुंचा के उसको भी साउथ एंड की तरफ बना दिया गया। तो जब वो साउथ और साउथ आमने सामने होंगे तो रोटर क्या करेगा, उससे दूर भागेगा। अभी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि दूर भाग के कहीं चला जाएगा, वो एक फ़ैन है, एक रोड के अराउंड कनेक्टेड है सारी चीज़। तो क्या करेगा, वो घूम जाएगा, घूम के वो दूसरे वाले स्टेटर की तरफ फेस करेगा। अब दूसरे वाले स्टेटर में भी सेम चीज़ फॉलो की जाएगी, वहाँ पर भी उसको करंट पहुँचा के उसको साउथ एंड बना दिया जाएगा। तो वहाँ पर वो रोटर फिर से घूम जाएगा, वो तीसरे वाले स्टेटर की तरफ चला जाएगा और वहाँ पर भी सेम चीज़ करी जाएगी। तो इस तरीके से वो घूमता ही रहेगा और घूमना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो अलग अलग स्टेटर में उसको साउथ एंड बना दिया जा रहा है, नॉर्थ एंड बना दिया जा रहा है, ये सब किया जाता है पीसीबी की मदद से। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एसी मोटर की जगह डीसी मोटर का यूज़ किया गया। डीसी अप्लायंसेस जितने भी होते हैं वो बहुत कम वोल्टेज पे काम करते हैं, यानी कि बिजली की बचत हुई। जो पावर कंजम्पशन वाला इशू नॉर्मल सीलिंग फैन में आ रहा था वो यहाँ पर पीछे छूट गया। नॉर्मल सीलिंग फैन में हीट का इशू आता था, क्योंकि वहाँ पर जो स्टेटर और रोटर हैं दोनों पे कॉपर वाइंडिंग की जाती थी, आपस में कनेक्टेड रहते थे, तो वहाँ पर हीट का इशू आता था। यहाँ पर क्योंकि रोटर वाले पार्ट को परमानेंट मैग्नेट बना दिया गया है जो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसको बस वो अपोजिट पोलैरिटीज़ उसको मिलती हैं और वो रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हीट वाली प्रॉब्लम जो थी वो भी सॉल्व हो गई। तीसरी, यहाँ पर जब पीसीबी बोर्ड लगाया गया तो पीसीबी बोर्ड एक, मैंने आपको बताया, एक प्रकार का छोटा सा कंप्यूटर होता है जो कि डिवाइस को ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल गए कि इस कंप्यूटर में आप और क्या क्या फीचर्स डाल सकते हैं और इस डिवाइस को किस तरीके से आप स्मार्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से BLDC फैन सामने आए जो कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब इनकी अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो नॉर्मल सीलिंग फैन जो आपके घर पर लगा हुआ है 1200 mm ब्लेड साइज़ का, वो अगर आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो 1000-1200 रुपये का आपको एक पंखा मिल जाएगा। लेकिन BLDC फैंस जो होते हैं वो कम से भी कम 2500 से उनकी रेंज स्टार्ट होती है। और 2500 तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जिनके ब्रांड का ज़्यादा अच्छा नाम नहीं है, बेकार क्वालिटी हो सकती है, तो 2500 से रेंज स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आप एक अच्छे ब्रांड के साथ जाना चाहेंगे तो 3, 3.5, 4,000 तक का आपको फ़ैन मिलेगा और मैक्सिमम लगभग 10,000, 11,000 तक के इनके फ़ैन आपको मिल जाते हैं। जैसे मार्केट में एक हैवेल्स स्टेल्थ नियो BLDC सीलिंग फ़ैन है, 1200 mm का BLDC सीलिंग फ़ैन है ये,
और इसके अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको एक फ़ैन में देखनी होती है वो उसकी स्पीड देखनी होती है, कितनी स्पीड आपको मिल रही है। तो 270 आरपीएम की इसकी स्पीड मिल रही है। और उसके बाद आपको देखना होता है कि इसका एयर डिलीवरी रेट कितना है। तो एयर डिलीवरी रेट का मतलब होता है कितने अच्छे से वो हवा फेंक सकता है। तो 245 सीएमएम की इसकी एयर डिलीवरी रेट है, जो कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं काफ़ी बढ़िया है। दूसरे जो फैंस होते हैं उनका जो एयर डिलीवरी रेट होता है वो लगभग 200 से 230 के आसपास होता है। तो यहाँ पर आपको एयर डिलीवरी रेट थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं इसकी पावर कंजम्पशन की बात करूं तो सिर्फ 40 वॉट ये पावर कंज्यूम करता है। मैंने अभी आपको बताया नॉर्मल जो सीलिंग फैन होते हैं वो 70 से 75 वॉट के होते हैं और ये 40 वॉट कंज्यूम कर रहा है, वो भी तब जब आप इसको इसकी मैक्सिमम स्पीड पर चलाएंगे। अगर आप थोड़ी मंदी स्पीड पर चलाएंगे तो ये 30 वॉट 35 वॉट पर भी काम करेगा। इसके अगर नॉइज लेवल की बात करूं, यानी कि जब ये पंखा चलता है तो कितनी आवाज़ करता है, तो ये 56 dB की नॉइज़ क्रिएट करता है, जो कि आपको बताऊं ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सो रहे हैं तो जो 56 dB की रेंज है वो काफ़ी कम होती है, आपकी नींद में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। इसके लुक की बात करूं तो आप इसकी ब्लेड्स देख सकते हैं, एरोडायनेमिक ब्लेड्स का डिज़ाइन है। जो सेंटर प्लेट इसकी आप देख रहे हैं उसमें वुड फिनिश आपको देखने को मिल जाती है। लो पावर कंजम्पशन मैंने आपको बताई है, इसकी 40 वॉट की पावर कंजम्पशन है। इसके अलावा ये 5 स्टार BEE रेटिंग भी है, यानी कि काफ़ी कम पावर ही कंज्यूम करता है। सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ये हो जाती है कि ये लो वोल्टेज पे भी काम करता है। तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती रहती है तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ैन लो वोल्टेज में भी काम करेगा और काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करेगा। इसकी सबसे खास बात ये हो जाती है कि इसमें आपको एक RF टाइप रिमोट मिल जाता है, यानी कि रिमोट से आप इस फैन को ऑपरेट कर सकते हैं। और RF टाइप का मतलब होता है कि ये जो रिमोट है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू आपके फ़ैन के साथ कनेक्टेड है, यानी कि आपको ज़रूरी नहीं कि आप रिमोट को फ़ैन के डायरेक्शन में पॉइंट करके ही उसको चलाएं। आप किसी भी डायरेक्शन में उस रिमोट को पॉइंट करके चला सकते हैं, आपका फ़ैन आपके रिमोट के साथ कनेक्टेड रहेगा। इसके अलावा डस्ट रेजिस्टेंट कोटिंग इस पर की गई है। इसका मतलब है कि जो डस्ट है फ़ैन पर वो काफ़ी कम लगेगी, यानी कि नॉर्मल आप अगर अपने घर पर जो आपके पंखा लगा हुआ है उसको आप 20 दिन में साफ करते हैं तो इसको आपको उससे भी ज़्यादा दिनों में साफ करना पड़ेगा, क्योंकि ईजिली डस्ट इस फैन की कोटिंग पर नहीं चिपकती है। इसमें आपको टाइमर ऑप्शन भी मिल जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था BLDC फैंस के अंदर आप उनको स्मार्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रिमोट के साथ साथ टाइमर ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे का अगर आप टाइमर लगाना चाहें, मान लीजिए आप रात को सो रहे हैं और सुबह 4 बजे के आसपास आपको थोड़ी ठंड लगने लगती है और आपको ऐसा लगता है कि यार इस टाइम पर पंखा बंद हो जाता अपने आप तो बढ़िया रहता, तो टाइमर ऑप्शन आप लगाकर सो सकते हैं। और 4 घंटे के बाद टाइमर अगर आप लगाते हैं तो 4 घंटे के बाद आपका फ़ैन जो है वो बंद हो जाएगा। 2 साल की इसके ऊपर आपको वारंटी मिलती है। और अगर इसके प्राइस की मैं बात करूं तो हैवेल्स की वेबसाइट पर 10,700 रुपये के आसपास इसका प्राइस लिस्टेड है। बाकी आप अपने लोकल डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं इसका लेटेस्ट प्राइस चेक करने के लिए। BLDC फैंस के प्रोज तो काफ़ी सारे हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि उसमें हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होती, पावर कंजम्पशन काफ़ी लो है और उसको स्मार्ट फैन आप बना सकते हैं, काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉन्स भी हैं। कॉन्स में सबसे बड़ा कॉन्स तो यही है कि जो BLDC फैंस होते हैं वो नॉर्मल सीलिंग फैन के मुकाबले थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। और दूसरा कॉन्स, इसको आप कॉन्स नहीं कह सकते लेकिन ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना होता है, वो ये कि जिस भी ब्रांड का आप फैन लें हमेशा उस ब्रांड की जो इमेज है, उसकी जो सर्विसेज हैं वो आप ध्यान में रखिए। उस ब्रांड का नाम कैसा है, आफ्टर सेल सर्विस आपको कैसी मिलेगी। हमेशा ऐसा मत कीजिए कहीं सस्ते के चक्कर में आप किसी ऐसे ब्रांड के पास चले जाएं जिनकी आफ्टर सेल सर्विस ही बेकार है, तो कल को अगर आपका फ़ैन ख़राब हो गया तो आप किस ब्रांड को कांटेक्ट करेंगे जब उनकी सर्विसेज ही नहीं मिल रही। तो हमेशा सर्विसेज जो हैं वो आप ध्यान में रखिए एक BLDC फ़ैन खरीदते समय। तो ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों को समझाने के लिए कि BLDC फ़ैन क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और क्या आपको लेना चाहिए या नहीं। मैं तो आपको ये रेकमेंड करूँगा अगर आपके घर में काफ़ी सारे पंखे हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि शुरू में ही आपको थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ेंगे, लेकिन हर साल ये लगभग एक फ़ैन आपको लगभग 1500 रुपये के आसपास आपका बिल बचाता है पूरे साल का। तो अगर आपके घर में काफ़ी सारे पंखे हैं तो आप सोच लीजिए आपका पूरे एक साल के अंदर ही जितना बिल बचेगा उतनी ही एक्स्ट्रा कॉस्ट इन सीलिंग फैंस की पड़ेगी, BLDC फैंस की। तो आपकी सारी कॉस्ट एक साल में कवर हो जाएगी। उसके बाद आपको कम पावर कंजम्पशन वाले फैंस ये फ्री में चलाने का मौका मिलेगा। तो हमेशा BLDC फैंस कंसीडर कीजिए नॉर्मल फ़ैन के मुकाबले, अगर आप कर सकते हैं तो। और बाकी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इस वीडियो को YouTube खुद भी रेकमेंड करेगा दूसरे लोगों तक और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।